के पास कोई एविडेंस नहीं है इसकी कि रेवेन्यू अफसर कोई आया हो आपके पास कि जिसने आगे कहा हो कि ये ज़मीन कितनी है, कितनी है, कहाँ है और कितनी ये तकसीम हो गई है। यानी इसमें जनाब के पास कोई एविडेंस नहीं पेश की इन्होंने। अगर इन्होंने कोई फ़र्द मकबूजियों में से ये निशानदेही करा रहे हैं किसी चीज़ की तो वो फ़ोटो कापीज़ हैं जिनको इवन इन्होंने एग्जिबिट भी नहीं लगवाया हुआ। यानी जो जहाँ से ये पढ़ पढ़ के सुना रहे थे कि ये इतना रकबा है, ये इतना है, वहाँ पे फ़र्द मकबूजगी की हद तक इन्होंने आके उसको टेंडर करवाने की कोशिश की है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर जनाब के सामने जो पढ़ी जा रही थी वो मेयर फ़ोटो कापीज़ हैं। उनके जो ऑथर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो उसके अंदर वो जनाब के सामने पेश नहीं हुए। पहली बात तो यह है कि इसमें साइट मैप नहीं है सर। नोबडी हैड डायरेक्टली सीन द फ्रॉड और फॉर्जरी। इस पूरी एविडेंस को अगर हम मुलादा करें तो नॉट अ सिंगल वन को बंदा सामने आया हो कि मैंने फ्रॉड की हद तक तो वो कह गए। पहले उनका भी यही स्टांस है कि किसी ने होते नहीं देखा और फ्रॉड एंड फॉर्जरी की कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इसके अंदर। नंबर 3, देयर इज नो गिरदावरी ऑन रिकॉर्ड टू डिटरमिन द पोजेशन ऑफ एनी लैंड विच इज एलिजिबली बीन प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन। अब ये ज़मीन के जो भी रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं ये खुद कह रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड कीपर इसका रेवेन्यू वाले हैं, तो कोई गिरदावरी जनाब के सामने अटेस्टेड कापी उसकी पेश नहीं की गई कि ज़मीन का एक्चुअल पोजेशन किसका है। एक जगह पर वो क्लेम करते हैं कि जी ये मुझे कब्जा दिलवाया था, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो मैंने डिफेंस में पेश किया कि जी इनका कब्जा है, और इनके ही दावे जो मैंने डिफेंस में प्रेजेंट किए उसमें कहते हैं वो हमारा कब्जा है। यानी पोजेशन की हद तक प्रोसिक्यूशन क्लियर नहीं है इस केस के अंदर कि जो भी लैंड वहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो किसकी है, ये रिकॉर्ड पर नहीं है। अब सर नो वन हैज एनालाइज्ड माय बैंक रिकॉर्ड बीइंग लतीफ़ मुजफ्फर। मेरा जो बैंक रिकॉर्ड है उसको किसी ने भी एनालिसिस नहीं किया, कोई ऐसी शहादत पेश नहीं हुई, किसी बंदे ने नहीं आगे कहा कि बंदे का बैंक रिकॉर्ड निकलवा के देखा जाए कि इसको कोई पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरी मनी ट्रांजैक्शन या मनी ट्रेल जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो मिजरेबली फेल रही इसको एग्जामिन करने में। नो वन हैज एनालाइज्ड द बैंक रिकॉर्ड ऑफ एस एन चौहान एंड रियाज चौहान। अब सर एस एन चौहान और रियाज चौहान का भी बैंक रिकॉर्ड किसी शख्स नहीं है, मैं वो एडमिटेड चीज़ें हैं जिनको जो के रिकॉर्ड को मैंने एनालाइज किया और मैंने वो पॉइंट आउट किया। अब सर इसके अंदर सर 3 घर हैं बेसिकली, मतलब एक तो मुदई है सर बेसिकली, एक ग्रैंड एवेन्यू के मालकान है, एक तारक है इसके अंदर। ये डिफरेंट लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है इसके अंदर। ये जो हलीम फैब्रिक्स को क्लेम करते हैं ये भी मल्टीपल लोग हैं और डिफरेंट जगह पे ये अपनी प्रोसिक्यूशन अपने केस को जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब सर ये चीज़ों को अमलगामेट करने की कोशिश की जा रही है। हम आगे चले के लिए वाज़ह होगा कैसे अमलगामेशन की जा रही है। जानबूझ के एस एन चौहान और रियाज चौहान जो है उसका रिकॉर्ड को एग्जामिन नहीं किया गया इसके अंदर। उनका कोई जो है वो इसके अंदर उनको प्रोटेक्शन दी गई। जो 173 डॉक्यूमेंट जो था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है 7 कनाल 4 मरले का, उसकी हद तक प्रोसिक्यूशन खामोश रही और प्रोसिक्यूशन ने उसको प्रेजेंट नहीं किया कोर्ट के मुलाजे के लिए, जिसको मैंने बतौर डिफेंस एविडेंस जनाब के सामने पेश किया है। वो उसके ऊपर जब एग्जिबिट उसको सर हमने मार्क करवाया है, जनाब देखना चाह रहे हैं कौन आया था। मैं सर अर्ज करता हूँ सर, ये बेसिकली ये इनका स्टांस है FIR के अंदर, थोड़ा सा इनका स्टांस है FIR के अंदर कि जी ये 7 कनाल 4 मरले जो है हमने फरोख्त कर दी थी, उनके कहने पर उनको दे दी। ये तो एस एन चौहान के डायरेक्ट तो 7 कनाल 4 मरले की एक चारनामा तैयार किया हुआ है और उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बाद क्या है यानी ये एक्चुअल एक ट्रायंगुलर गेम की जा रही थी। बेचने वाला पीर मोहम्मद इफ्तिखार था करारनामे करने वाला, एक उसने करारनामा किया एहसन के साथ, एक उसने किया तारक के साथ। पूछा भी नहीं ये सर बात क्या है, बात क्या है इसकी जो हुआ ये मैं करस करता हूँ। मैं अच्छा उस उसका एहकार का नाम लिखा जाता है कि नहीं, जो लेके आता है, जो 1112 का लेके आता है बंदा, उसका भी नाम आप लिखते होते हैं। मैं सर डेट्स पे आता हूँ जब हम उसको जाके अपने एग्जिबिट जो रजिस्ट्री को 7 कनाल 4 मरले को जब एक्सप्लोर करेंगे। कितने बजे सर इनका मुलाहिजा आपने किया था? कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की पहले परमिशन होती है, परमिशन के बाद एक स्टेज पर जो एले कमीशन है उसको स्टैम्प करता है और वो कहता है मेरी मौजूदगी में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद उसको मुकम्मल करके फीसें जमा करा के तो 2-3 महीने के बाद उसको रजिस्टर्ड करवाता है। ये जो अब ये 3-4 पड़ाव अगर उसको खोल के अगर देखें, अगर उधर हम साथ साथ इनको देखना चाह रहे तो मैं भी निकाल लेता हूँ। इंजर्ड सूबा खान सस्टेन्ड 2 इंजरीज। ये सर आगे सर ये D11 है सर। अब सर D11 जो है सर, एक तो मैं इसमें जो पहले एक पेज पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो 21,60,000 रुपये पेशगी वसूल है इसके अंदर। फर्स्ट पेज जो जनाब ने भी खोला था D11 का। अब ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये एसन और हलीम फैब्रिक्स के दरमियान हो रहा है।
चीफ एग्जेक्टिव, और ये और वहाँ पर इंजरी ये नंबर पेशगी 1 वसूल शुद्ध सुबह लिखा खान फर्स्ट की। फर्स्ट पेज उस पे पे जो कट ये लगा मैं हुआ है, तीसरी चौथी लाइन वो से जो था कपड़े में पेशगी वो वसूल कितना था? शुद्ध, ये पैसे जो हैं ये कपड़े भी पेशगी लगा होगा वसूल ना हो पहले गए। कट। अब सर इसका जो सेकंड पेज है इसके ऊपर से इसको लिखा यही वाला जिसमें तस्वीरें लगी हुई हैं, वो दस्तावेज आधा एहले कमीशन ऊपर वाली मोहर के नीचे लिखा हुआ कि 11/12/2010 आज मोरखा इतने बजे बमकाम फलां मनजाना हलीम फैक्ट्स पेश हुआ। ये रिपोर्टिंग करते हैं निसुद्दीन पीरज़ादा साहब की, ये रिपोर्ट है इसके अंदर, और ये जो इसकी डेट है ये बाद की है, ये सर ये रजिस्ट्री पहले की होगी हुई है 11/12/2010 की, ये 12वें महीने का शायद है, और ये सर 11/12/2010 उसकी डेट से चेक कर लें सर। ये पास बाद में हुआ ना, इसमें मैं यही जनाब को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि आपने इसी पेज लिखा हुआ के इंजरी ऊपर नंबर 1 में ये पहली स्टेप के नीचे यहाँ ये सर ये सर हाँ यही 11/12/2010 ये डॉक्यूमेंट होता है कि पहले हम जाके एक स्टैंप लगवाते हैं अंदर जाके रजिस्ट्रार ऑफिस से, उसे कहते हैं कि परमिशन दे दी है आपके रजिस्ट्रार की जगह पर वकील साहब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। वकील साहब जिस वक्त करवाते हैं एग्जैक्ट स्टैंप लगाते हैं कि मैंने 11/12/2010 को ये एग्जीक्यूट करवा दिया। उसके बाद इसके साथ जो कॉर्पोरेशन लगती है, जो दीगर फीसें लगती हैं, वो लगवा के इसको फाइनली जब पास होता है तो आखिरी स्टैंप लगती है जो कि अगले साल की है, तीसरे महीने की, जिसको जनाब अभी देख रहे थे कि ये जब पास हुई है बेसिकली इसके अंदर आगे चल के सब देखेंगे, ये हुई है पास 18/2/2011 को रजिस्ट्री, लेकिन जब ये साइन अंगूठे होते हैं उस दिन ही सर इसकी पेमेंट हो जाती है। कभी ऐसे नहीं होता कि साइन अंगूठे के बाद पेमेंट होती है। जो ये चेक से लज करते हैं कि जी पेमेंटें आई हैं वो फलां के अकाउंट से आई हैं, वो भी 12वें महीने के बाद इस रजिस्ट्री के बाद पेमेंटें आई हैं। ये जो डेट है वो जो बैंकों से खार साहब के जो 52 लाख के चेक ये कहते हैं ना इनको आए हैं, ये बेसिकली इस रजिस्ट्री के एग्जीक्यूशन के बाद आए हैं। और जो सबसे अहम बात सर ये है कि ये इसके अंदर दो गवाह नजर आ रहे हैं इस रजिस्टर्ड डीड को, जिसको कहते हैं जी ये एडमिटेड है भी कह रहे थे ये। इसके आखिर पे दो गवाह नजर आ रहे हैं, अरशद अली वल्द रहमत अली और बाबू मसीह वल्द जल्लू मसीह। अब ये दो बंदे इसी को जनाब देख रहे थे, मैं इसी आ रहा हूँ इसी के अंदर। ये जो दो विटनेसेस हैं सर ये एडमिटेड डॉक्यूमेंट के अंदर, ये इसमें मोस्ट रेलिवेंट हो सकते थे इसके अंदर कि वो उनको एग्जामिन किया जाता कि क्या ये पेमेंट एक्चुअल हुई थी या नहीं हुई, क्योंकि ये आज कहते हैं कि जी हमने तो 4 मरले बेचा था उस करारनामे में, इन्होंने टेम्परिंग कर लिया है, और ये जो बकाया पैसे जो है ना ये तो जनाब उसको ऐसे कहने पर आसिम को कर दी। अब कोई एविडेंस नहीं है, ये जो कहने वाली है इनके यानी तारक और पीर मोहम्मद इफ्तिखार ये जो जख्म है अच्छा जरा और सॉरी अच्छा मैं कह नहीं वैसे अच्छा सर इसके अंदर गुजारिश ये थी कि इसमें जो है वो ये जो दो गवाहान बताए जा रहे हैं इनको एग्जामिन किया जा सकता था कि क्या वहाँ पर कोई पेमेंट हुई, किसी भी 5 इन्वेस्टिगेशन अफसर एसपी लेवल के हैं तो किसी ने भी इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं किया यानी इसके अंदर, और ना ही किसी एसपी किधर को गया बल्कि वो कहते थे जुबानी, और ये ना जो मैंने आइडेंटिफाई की है ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा इसको ही अगर हम सिर्फ देखें ना सर इसको एग्जामिन करें इनके जब सिविल दावे सर पढ़ेंगे ना जाके हम इसमें जो इनको भी एग्जामिन नहीं किया गया, जो वकील साहब थे जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाया वो भी इस मुकदमे के गवाह हो सकते थे, वो भी इसमें रिकॉर्डेड नहीं है किसी भी जगह पे। अब सर ये पेमेंट्स जो दी गई इसके अंदर जो वो भी कहीं किसी ने आइडेंटिफाई नहीं करवाया इसको। अच्छा इसके अंदर एक और इंटरेस्टेड बात है कि सर इसको किसी भी शख्स ने किसी भी जगह पे इसको इस जगह की कोई निशानदेही नहीं है, यानी सिर्फ इसके अंदर भी कोई नहीं है, ये कौन सी जगह बेच रहे हैं। और प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि ये जॉइंट है जगह, जो ये रिपोर्ट पढ़ के सुना रहे हैं वो कहते हैं कि हमने 5 इंतकालों के जरिए 25 कनाल जगह खरीदी है। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता वो डॉक्यूमेंट जब आएंगे तो मैं उस पर आता हूँ। ये भी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, ये जो एग्जिबिट D11 है जो बयानामा सर इसको वो कहते हैं कि जी एडमिटेड है। अब कर क्या रहे हैं सर, बड़ा सादा सी बात थी। अच्छा इसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि इसके अंदर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन इसके साथ अटैच, नो बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं है इसका। और वो बीपी जिरा में कहती है एक जगह पर कि मैंने इसको जो है वो ओरल इजाजत दे, इसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो अबताल हो चुका हुआ है। ये सबसे रेलिवेंट बात है कि ये कनाइवेंस थी इनकी इस खातून की अपने वालिद के साथ कि ये जो मैंने 2 टेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं जनाब ने अगर उनको मुलादा कर लें साथ ही अगर इससे इसके साथ जो है दोनों ये 11 तो ये थी 9 10 होंगे। अब सर 9 के अंदर ये चीज़ें इनकी तरफ से ये कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। 9 में इसी प्रॉपर्टी की बात की गई है हलीम फैब्रिक्स की, नेक्स्ट हुई टेस्टेड कापी सर पेश की हमने, शेड्यूल लगा हुआ साथ ही।
पावर ऑफ अटर्नी जो है सर, यही बीबी मुसम्मात तहरा अकबर जो कि मुद्दइया है, वो अपने फादर को GPA रजिस्टर्ड देती है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है मच प्रायर टू दिस FIR है और ये 2004 का है। आपके पास लेके ये जो है 2004 में इसी कंपनी को चलाने के लिए ये अपने वालिद को GPA देती है और इस सौदे से पहले ये अबतालनामा कर देती है यही खातून। ये जो है ये तहरा अकबर जो है ये कहती है कि जी मैंने इसको रिवोक कर रही है 15/7/2010। ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये एग्रीमेंट्स हो रहे थे। इसके फौरी बाद यानी ये कॉन्फ्लिक्ट पाई जाती थी। तहरा अकबर और इसका भाई जो अजीज था ये एक पेज पर थे, इनका फादर और इनका एक और भाई वो एक पेज पर थे। ये दो अलग-अलग ग्रुप थे। सलीम फैब्रिक्स के हवाले से इनके दरमियान डिफरेंस पाया जाता था और ये खातून ने जब अपने इख्तियार को वापस ले लिया तो इसके वालिद ने क्या किया कि फौरी तौर पर इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मुआहदे करना शुरू किए। एक मुआहदा सिर्फ तारक के साथ हो, जिस सारे को थ्रैश करने के बाद इस नतीजे में हम पहुंचते हैं कि एक मुआहदा तारक के साथ हो गया, एक एहसन के साथ हो गया। एहसन के साथ जो करारनामा हो ये 173 नंबर है जिसको डिफेंस के तौर पर मैंने पेश किया है और जो तारक वाला वो एग्जिबिट P1 के तौर पर जनाब के सामने आ गया। अब इन दोनों के उन्होंने फ़ौरन स्मार्टली ये किया कि एहसन को रजिस्ट्री कर दी इसकी और रजिस्ट्री की है पेशगी पैसे वसूल करके। लेटर ऑन इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि ये तारक ने दावा दायर कर दिया और ये खातून यहाँ नहीं थी और उसने बाहर से 2-3 साल बाद आके उस सिविल लिटिगेशन में हाजिर आने के बाद वहाँ पे ये हाजिर थी, प्रेजेंट थी जब ये FIR दर्ज हुई है और प्रेजेंट आने और मैंने वो डेटा निकाली हुई सारी आएंगी, वो सारी आ जाएंगी वो मैंने डेटा से अच्छा सर, अब सर वापस वो उस पर चलते हैं जहाँ पे हमसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को साथ साथ एग्जामिन कर लेते हैं कि ये करते हैं। किसी ने भी सर सबसे रेलिवेंट बात थी कि हलीम फैब्रिक्स जो थी उसका जो कहती है कि जी एक हलीम फैब्रिक्स क्या है कि एक एंटिटी है, लीगल पर्सन है। अच्छा सर, उसके अंदर कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी उसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। हलीम फैब्रिक्स का बैंक रिकॉर्ड जो है वो कहीं प्रेजेंट नहीं किया गया आपको। प्रोसिक्यूशन मिजरेबली फेल रही और तमाम इन्वेस्टिगेशन अफसर कि हलीम फैब्रिक्स के जो मेमोरेंडम है कि ये क्यों बनी थी, इसके अंदर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था इसका और इसका बैंक रिकॉर्ड, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये हलीम फैब्रिक्स ने पेमेंट दे दी, हलीम फैब्रिक्स के अकाउंट में पैसे, पर हलीम फैब्रिक्स का बैंक रिकॉर्ड प्रोसिक्यूशन के सामने पेश नहीं किया गया। और उसके बाद सर नो वन रिकॉर्डेड था उस्मान अकबर। अगर जो पहला मुझे सवाल पुट किया कि जो जनाब ने पहला सवाल किया कि जो उस्मान अकबर की मौजूदगी में ऐसा हुआ, तो उस्मान अकबर को ना तो प्रोसिक्यूशन ने कहीं रिकॉर्ड किया, ना उसको तलब करने के लिए कोई दरख्वास्त दी गई और वो उसको और ना ही लेटर ऑन जज साहब वो लेटर बाद में आने की वजह से। लेकिन सर ये जो मुझे पहला सवाल पुट किया जनाब ने, मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अक्यूज डिलीवर एन एग्रीमेंट, उससे ये कहा गया कि जी एहसन चौहान ने एक एग्रीमेंट दिया P1 टू इन्वेस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ उस्मान अकबर। तो ये जो उस्मान अकबर था बेसिकली ये कभी नहीं सुना गया इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ना ही इसका कोई 161 पेज स्टेटमेंट कहीं सामने आई। यानी ये अब जनाब जिरा क्या है या शहादत क्या है, शहादत तो जनाब के सामने जो भी आगे बयान दे वो उसको शहादत कहा जाता है। लेकिन 3 चीज़ें जो है डिफेंस के सामने होती हैं कि कहाँ ये एग्जैजरेट कर रहा है, कहाँ ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट कर रहा है और कहाँ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यानी इन 3 चीज़ों के ज़रिए उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्पीच होती है। इसको देखना होता है कि ये क्या छुपा रहा है और क्या अपने केस को बनाने के लिए एग्जैजरेट कर रहा है। तो इसको सर इसमें उस्मान अकबर इज़ नोवेयर। अब सिविल लिटिगेशन रिगार्डिंग द एग्जिबिट P1 वाज पेंडिंग प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ केस एंड डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल केसेस 14/11/2011, यानी जो इंस्टीट्यूट हुआ था केस, बट कंसील्ड बाय कंप्लेनेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, कि उसने अपने उस जो एग्जिबिट PH था उसके अंदर ये नहीं बताया कि इसकी कोई सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, एग्जिबिट PH में नहीं है। अब दैट इन प्रीवियस FIR एग्जिबिट D3 I am not nominated and never been sent to court as accused till last submission of report under section 173 CRPC एग्जिबिट D3। ये पहली लाइन अगर हम पढ़ेंगे एग्जिबिट PH की तो कहा गया कि ये 759 की तफ्तीश के दौरान कहीं पेश हुआ। अब 759 जो है वो मैंने पेश की है एग्जिबिट D3 के तौर पर, प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं की। अब ये जब ये एग्जिबिट उसमें मैं नामजद नहीं हूँ बतौर नसीम मुजफ्फर, अब ये कह सकते हैं कि उसमें हो सकता बाद में आ गया हो। तो जनाब वो मैंने 337D और 2017 की पेश की, 2017-18 तक भी मैं उसमें नामजद नहीं हूँ, एडमिटेडली मैं उस FIR में नामजद नहीं हूँ। इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, पुलिस ऑर्डर 2002 में दिया गया है कि आप इस तरह से तफ्तीश करेंगे। पहला तफ्तीशी होगा, तब्दील करवानी है, DIG इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बैठेगा, वही तफ्तीश तब्दील होगी, दूसरी बार IG इसको तब्दील करेगा,
और ये जनाब जब ये सारे फॉर्म एग्जॉस्ट हो गए और उन्होंने देखा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती इस मुकदमे में, उसी के अंदर पेश किया गया जो एक डॉक्यूमेंट था, उसी के ऊपर एक नई एफआईआर कर ली और उसके अंदर इसमें एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई और 5 दफ़ा उसको मुख्तलिफ अफसर सुनते रहे और करना एक ही इनका मोटो था कि किस तरह से हमने इसके अंदर इन मुल्ज़मान को शामिल करने की कोशिश करनी है। अब सर गुजारिश है कि ये मैं 9th पॉइंट था, 10वीं वजह जो मुझे इस मुकदमे में डाउट क्रिएट करती है कि एक तो कंप्लेनेंट इज ना पार्टी इन सिविल कोड। अच्छा, जो सिविल कोड में दावा है उसके अंदर आपने कंप्लेनेंट डिक्लेयर किया, यहाँ लिखा है, अब ठीक जो है। एग्जिबिट ये अच्छा है वो आपको पर्सनल किस तरह पता चला कि ये 337D है, इसमें कोई ऐसी चीज आपने लिखी नहीं है, ये कौन सी की तरफ से नहीं है। 337D और जो कौन सी पीपी है, ये जो खातून ताहरा इंजरी अकबर थी, ये सिविल कोर्ट में कहीं पार्टी नहीं है। ये सारी वो बातें हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं है, यानी ये रिकॉर्ड की बातें हैं दैट द कंप्लेनेंट इज नॉट पार्टी इन P1, जो डॉक्यूमेंट है P1 मैंने और एग्जिबिट D26, ये जो 173 D26 लगा और P1, इन दोनों में ये पार्टी नहीं है और एडमिटेडली शी वाज आउट ऑफ पाकिस्तान। ये जब दोनों एग्जीक्यूट हुए, जो कंप्लेनेंट है इसकी पार्टी टू एग्रीमेंट नहीं, यानी एग्रीमेंट के अंदर भी कहीं ये नजर नहीं आ रहा, ये एडमिटेड फैक्ट है। वो नहीं पूछा दैट एफआईआर और रजिस्टर्ड जस्ट टू एक्सटेंड द इन्वेस्टिगेशन, मैंने बात बता दी है। एफआईआर एग्जिबिट D4 नहीं, वो मैंने पूछी नहीं ना, मैं नहीं पूछ रहा, मैं एक जनरल सवाल एफआईआर हैड बीन रजिस्टर्ड आफ्टर 2 years 11 months 26 days व्हिच हैज नेवर बीन एक्सप्लेन्ड, ये भी आ गया। That admittedly owners and directors list of Halim Fabrics has never been placed before the court। यानी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के अंदर इसका मालिक कौन है और इसके डायरेक्टर्स कौन है और कब से कब तक ये रहे, यानी इस चीज को जो है वो कंसील किया। अच्छा, ये मेडिकल में उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ एससीसीपी एंड डिटेल्स ऑफ शेयर्स हैव नेवर बीन प्रेजेंटेड बिफोर द क्या ये कोर्ट। मेडिकल में यानी अगर इन्होंने कोई चीज मुझे नहीं पता अभी, अगर इन्होंने आपने एमएलसी बनाया है यहाँ पे कि हम फलां चीज दे रहे हैं, एक दे रहे होंगे, कंपनी तो पूरी कंपनी है और दूसरी तरफ वो जिरा के अंदर क्या है कि ये कंपनी बंद हो गई है, वो भी वहाँ पे जब लाइन मैं पढ़ूंगा जिरा तो आएगी, वो कहती कंपनी बंद हो गई। अब अगर वो चीज आके दे रहे हैं तो ये कंपनी कैसे बनी थी, इसमें कितने शेयर हैं, किसके शेयर हैं, एक जगह पे वो जो कहती है कि मैं सारे शेयर ट्रांसफर कर चुकी हूँ 2011 में, वो भी ये कहती है एक जगह पे दैट उसके बाद द बोर्ड रेजोल्यूशंस रिगार्डिंग सेलिंग एंड परचेजिंग वर कंसील्ड बाय प्रोसिक्यूशन। अच्छा सर, इन्होंने जितने भी दावे इस खातून ने किए जो मैंने इसके अंदर पेश करने की कोशिश की आपके साथ डिफेंस के अंदर, उसमें ये खातून बार बार इस पर रिलाई करती है कि जनाब इसमें तो बोर्ड रेजोल्यूशन ही नहीं लगी हुई, ये जनाब ये एग्रीमेंट जब किए जा रहे हैं बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं है, एक ही उसका उसके अंदर जो है स्टांस है। और जब वो खुद जिसको कह रही है कि एडमिटेड है ये डॉक्यूमेंट जनाब के सामने एसन वाली, उसके अंदर भी कोई बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, यहाँ आके वो कैसे इसका अपने मौक़िफ़ को यू टर्न ले सकती है, अपने आप को उस प्रॉपर्टी को ये चाह ये रही है कि किस तरह से उलझाऊं और वो इकरारनामा जो इसको एक चीज शायद इन्होंने बताई कि ये 1 करोड़ कितने इसमें जमा हो चुके हैं अभी, और 337F 1,84 लाख रुपया जनाब इसमें जो है वो सिविल दावे में रिसेंट बाय जो है वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वहाँ ये कहते हैं पैसे जमा कराओ, हमने तो 1,84 लाख, हमारी सीरियसनेस दिखा रही है कि ये कोई इनसे फ्रॉड नहीं हो रहा, हमने तो 1,84 लाख रुपए इसमें जमा करा दिया हुआ है, यानी ये तारक की जानिब से ये मौका फैसला। अच्छा, दैट नो अदर डायरेक्टर और शेयर होल्डर फाइल्ड एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी और इवन दे हैव नेवर बीन रिकॉर्डेड बाय पुलिस और प्रोसिक्यूशन मे दे बी फेल्ड टू प्रोड्यूस देम बिफोर द कोर्ट। कोई भी शख्स नहीं आया, इस पे जजमेंट है एक स्टेज के ऊपर आ जाएगी कि जो दीगर शेयर होल्डर हैं ना तो उन्होंने कभी कंप्लेन की, ना वो मुकदमे में गवाह है, ना कहीं तफ्तीश में आए। ये भी एक फैक्ट है जो इस मुकदमे को डाउटफुल बनाता है कि वो कौन लोग हैं, कहाँ हैं, किधर हैं, कुछ को हमने एक्सप्लोर किया इसके अंदर। देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंड्यूसमेंट, ये तो वो खुद कहते हैं कि हमारा 420 का केस ही नहीं है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ, वो वाली बात होगी। एग्जिबिट P1 वाज नेवर बीन क्लेम्ड टू बी रिटन बाय अनलाइसेंस्ड पर्सन एंड स्टैम्प वेंडर हैज नेवर बीन रिकॉर्डेड इन दिस केस। अब P1 में जाते हैं, जो P1 कहते हैं इन्होंने बनाया, तो जनाब इसमें जो स्टैम्प वेंडर है ये क्लेम नहीं है प्रोसिक्यूशन का कि वो अनलाइसेंस्ड है, ये इसके अंदर ना ही कभी भी जो स्टैम्प वेंडर का कोई शिक्षक का बयान लिखा गया इसके अंदर कि भाई तुमने ये प्रोसिक्यूशन का काम था कि एक डॉक्यूमेंट को वो कहते हैं कि जी ये जाली है, तो बंदा कहे कि हाँ मैंने लिखा था, नहीं लिखा था, उसके बाद सर ये किसकी हैंड राइटिंग है, इसका एनालिसिस नहीं हुआ कि ये जो P1 है इसको कौन लिख रहा है, या D26 या जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको किसने लिखा है, हैंड राइटिंग की हद तक ये कौन बंदा है। अब देखना ये नहीं होता क्राइम हुआ है, अगर ये देखे अगर हर अदालत के बंदा मरा कि नहीं मरा सिर्फ ये देखना हो तो फिर तो सब किसी ना किसी को लाजमी सजा हो। देखना ये होता है कि बंदा इन्होंने मारा और ये कनेक्ट होते हैं उसके साथ, ये नहीं होता कि फ्रॉड हुआ है या हुआ है कि नहीं हुआ, जालसाजी हुई है कि नहीं हुई है। देखना ये किसने की है, कब की है, क्यों की है, किसके सामने की है, क्या उसके हम रिस्पॉन्सिबल है।
अगर तो ये देखा जाए कि जी फ्रॉड जालसाजी हुई, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड और जालसाजी करने की ये कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये इसको डॉक्यूमेंट को जाके एग्जीक्यूट ना करवाएं। अब सर हैंड राइटिंग एनालिसिस नहीं हुआ कि ये किसका है। सारे मुलजमान 5-5 दफ़ा एसपीओ के पास कई साल पेश होते रहे, किसी ने नहीं कहा कि इनके जनाब सैंपल लें जाके और अंगूठे लगवाएं, साइन करवाएं, किसने किया ये। अब इसके अंदर ही तो, और दूसरी बात है कि चीज़ इतनी कनिंगली है कि दूसरे रंग से कर दी कि इसको वो कह भी ना सके कि भाई ये जनाब ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। यानी अगर किसी ने जालसाजी करनी है तो इतनी अकल इस्तेमाल करता है कि वो रंग भी इसके अंदर वो लगाए, यानी ये तो नहीं कि नीली में काले रंग से लिख दे। तो ये सारी बातें, उसके बाद सर दैट इश्यूज ऑफ स्टैम्प पेपर वाज इनिशियली बीन डिनाइड, but after getting the first expert opinion prosecution contradicted previous statements in this regard। जब एफआईआर दर्ज हुई तो ये कहा कि जनाब ये स्टैम्प पेपर ही गलत है, ये कुछ भी नहीं हुआ। लेटर ऑन उन्होंने यू टर्न लिया आगे जाके। ये एक फैक्ट है। एफएम इफ्तिखार हु एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट P1 नेवर चैलेंज द एग्रीमेंट इन हिज लाइफ। कितने दिन एडमिट रहा? ये सबसे अहम बात थी कि जो एफएम इफ्तिखार है वो जिंदा रहा बाद में और उसने कभी इसको चैलेंज नहीं किया। ये वो उसके बाद सर हमने सिर्फ मेडिकल करना है, बस एडमिशन होना, अच्छा वो डिस्चार्ज लगा, करना, वो बस सर्टिफिकेट ठीक में है, फिर रहने दे। 24 की तरफ। अच्छा सर, ये जो मुलज़िम इस्माइल है दूसरे मेडिकल, यार सारे नहीं कॉपी कराए नहीं मिस से नीचे सही तो बात। सर मैंने अपना बयान जो दिया था 24 नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं सर ये कब आया था आपके पास? लिखा हुआ है 457। देखिए द इंजर्ड क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। अच्छा सर रीच द हॉस्पिटल एट 4:57 PM। ये रीच को ब्रॉड अच्छा यार, एक सर दैट इधर एक चीज़ लिख दें यहाँ पे इस पैरे में ऊपर आ जाओ। कि ये जब सर आपके पास आया था सुबह, ये उस वक्त होश में था या बेहोश था? ये सेमी कॉन्शियस लिखा हुआ है इसके ऊपर। सुबह खान पेशेंट इंजर्ड सुबह खान was semi conscious at the time of examination। उधर जाके अपने को कभी पा रही नहीं the date of describing the exhibit P1 and its issuance is same। जब हम इस इकरारनामे की हद तक इसको चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो ये भी देखना होता है कि जब स्टाम्प इशू हुआ और क्या जब लिखा गया कि एक ही डेट थी, तो ये एक ही डेट थी। स्टाम्प फ्रोच उसी विसिनिटी का था या नहीं था, ये भी जब हम अमूमन जाते हैं एपेक्स कोर्ट के फैसले हैं कि देखना किसी डॉक्यूमेंट की जब क्रेडिबिलिटी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाके देखते हैं कि उसी इलाके का, ये उसी इलाके का, ये चीज़ें जानबूझ के प्रोसिक्यूशन करती हैं। अब सर दैट द रिपोर्ट्स ऑफ PFSL आर 4 इन टोटल, बट द थर्ड रिपोर्ट हैज डेलिबरेटली बीन सप्रेस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। इसका कोई वारिस भी साथ था? वो मैंने इसको मार्क लगाया हुआ इसके अंदर है। इसको जो कंफर्म करती है चीज़ वो एग्जिबिट D25 है। जो उमर विरक साहब आए थे उन्होंने क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड रिपोर्ट। उन्होंने कहा जी मैंने साइनों तो भेजी थी, ठीक कराई। इसी तरह नज़ीर अपने चीफ में कहता है कि मैंने करवाई थी और वो जो फोटो कापी थी उसको मार्क लग गया, लेकिन इसीलिए मैंने वो एप्लीकेशन दोबारा नहीं गुजारी कि वो खुद प्रोसिक्यूशन उसको एग्जिबिट D25 के अंदर मांगती है और वो SP साहब ने कहा है इसको एग्जिबिट D25 वगैरह मुलाजा करेंगे हम जाके कि ये मैंने भिजवाई थी। अब सर क्लियरली एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड रिपोर्ट विच क्रिएट सीरियस डाउट इन द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो हमने विदाउट डेंट जो है वो सर इन्होंने पेश करनी थी स्टोरी। अब ये मेरे खिलाफ एविडेंस क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फर्स्ट टू रिपोर्ट्स थे, फर्स्ट जो है एक सर साइनों की है और एक थंब इंप्रेशंस की है, और जो थर्ड वन थी इन्होंने कहा जी ये पर्टिकुलर ये वाला फैक्ट जो है उसको कंफर्म करवाया जाए कि ये वाली लाइनें इसके अंदर थी या नहीं थी। अब वो जो एक लाइन या 1.5 लाइन एग्जामिन करनी थी उसके अंदर फिजिकली खसरा जात और जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स थी ये कवरिंग लेटर में गलत लिख के भेजी गई। और वो जो इतना वहाँ पर एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं हम PFSL वाले बैठे हैं और हमारी पर्ची एडमिसिबल करार दे दीजिए, उन्होंने वो डायरेक्ट जो लिखा गया था उसको ही नहीं वो एनालिसिस कर सके। उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट बना के भेज दी कि जी ये इसके अंदर फॉर्जरी और ये वो जो नुक्स गया था उसको एज इट इज ही लिख के भेज दिया उसके अंदर, यानी कुछ और कोई फर्क नहीं था। वो जो 1.5 लाइन चेक करनी थी उसके अंदर जो क्वाइफ थे वही गलत थे, यानी उसको हाईलाइट करके भेजा हुआ था। यानी वो इतना अंधा था वहाँ बैठा हुआ, सॉरी टू से, कि उसने बारीक बीनी से क्या तजिया करना था, उसने जो फिगर्स थे उनको भी उसने गलत लिख के भेज दिया। और ये जो लोग थे ये बजाय इनके कि ये इम्पार्शियल होकर एविडेंस जो थी वहाँ कलेक्ट करते अपनी, इन लोगों ने ये ठान ली हुई थी दुनिया की हर कीमत के ऊपर कि हमने ऐसी एविडेंस क्रिएट करके कोर्ट को भेज देनी है जिसको वो कहेंगे, कल को कहेंगे जी ये तो पर्ची एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है। एज सच बदयांती के साथ ये प्रोसिक्यूशन की अपनी स्टोरी बताती है
कि उसके अंदर रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करवाई गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये नए अल्फाज इसमें दाखिल किए गए हैं, और उसके बाद सर द रिपोर्ट इस मेडिकल में भी आपने PFSL is admittedly जो issued है the उसका वो defective mention report ही which is किया। serious question mark upon the credibility and reliability of their other reports which are managed by prosecution। यानी अगर एक डाउटफुल है तो बाकी भी फिर सारी डाउटफुल हैं, उसके ऊपर कैसे रिलाई करके आप कह सकते हैं कि जी इसको पर्ची मान के तो इसको किसी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दें। उसके बाद सर एग्जिबिट P1 एंड एग्जिबिट D26 आर इन कॉन्ट्रडिक्शन विद ईच अदर। ये दोनों D26 वो 173 वाला स्टाम है सर, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन विद ईच अदर है। इन दोनों के अंदर जो पेमेंट्स हैं वो डिफरेंट I है। mentioned इसमें दोनों में बेनिफिशियरी एक में एसएम नज़र आ रहा है और एक में तारिक नज़र आ रहा है, और उसके अंदर ये 7 कनाल 4 मरले की वही डिटेल है जिसकी रजिस्ट्री हुई हुई है, ये जो एग्जिबिट D26 है। यानी वो जो स्टाम इकरारनामा आया, अच्छा उसके अंदर भी फ़कीर मोहम्मद इफ्तिखार के साइन है, उसके अंदर भी फ़कीर मोहम्मद इफ्तिखार के अंगूठे लगे हुए हैं, और इन्होंने कभी भी जो है वो उसके अंदर ये सर आपकी इसके अंदर इन्होंने कभी भी जो है उसको एग्जामिन नहीं किया, यानी उसको नहीं भेजा एग्जिबिट D20, और ये गवाह मानते हैं कई जगह पे कि ये वो भी कहती है कि इसमें मेरे सामने आया, यानी ये स्टाम थ्रू आउट जो है प्रोसिक्यूशन के साथ साथ चलता रहा, लेकिन इन्होंने इसका एनालिसिस नहीं करवाया, और वो जो जिससे कंपैरिजन करवा रहे हैं वो उसमें फ़कीर मोहम्मद इफ्तिखार के एडमिटेड डॉक्यूमेंट उसके साइन मौजूद है, उनसे नहीं करवा रहे। अब सर इसमें एक और बात है जो इसको कंसील करके पूरे केस को 759 में भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इसमें जनाब मेरे बाप के साइन नहीं है, वो नादरा से रिपोर्ट आई कि उसी के साइन है, और इसके साथ एक पैरेलल रजिस्ट्री हुई है, उसको छुपा लिया इन्होंने। अब वो 759 सर वो चल रहा है यहाँ पे पेंडिंग इनको डेट पता होगी 759 के अंदर भी 420 68 थी, उसके अंदर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उसके अंदर बदरिया मुख्तार आम रजिस्ट्री हुई थी जो FM इफ्तिखार ने रजिस्ट्री की थी, जो सॉरी वो जो FM खालिद ने बतौर मुख्तार आम की थी, और उसमें फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई कि ये उसी के हैं, और वो नादरा रिपोर्ट आई थी। इन्होंने फिर इस केस के अंदर नादरा की तरफ भेजा ही नहीं, इन्होंने कोशिश की कि हम ऐसी जगह पे भेजे जहाँ से हमारी फेवर की, और उस वक्त तक ये इसके अंदर मजामत करते रहे। प्रोसिक्यूशन की इससे बड़ी बदयांती क्या हो सकती है कि 173 CRPC कहती है कि 14 डेज में आप मुकम्मल या नामुकम्मल इसके अंदर भेजें अपना रिपोर्ट, तो इन्होंने इसको 2014 के बाद ये जो कोशिश कर रहे हैं कि 6 साल बाद आके ये जनाब 5 तफ्तीशें किए जा रहे हैं, उस वक्त तक किए जा रहे हैं जब तक गिल्टी नहीं हो जाते। तो एज सच ये इटसेल्फ जो है वो क्रिएट डाउट जो है स्टोरी के अंदर, यानी एग्जिबिट D26 को एग्जामिन ना करना भी जो है वो बदयांती है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने तो इनके कहने पर एसएन को रजिस्ट्री कर दी। अब ये जो इनका कहना है इसकी कौन सी एविडेंस है इनके पास कि भी हमने कहा है, मैं पागल हूँ, मैंने खुद सौदा किया हुआ है, मैं 2 करोड़ रुपए जमा करा रहा हूँ इसके अंदर, तो मैं क्यों कहूँ कि उसके नाम पे कर दूँ। सिर्फ अब कर क्या रहे हैं कि जो एसएन के अकाउंट में पैसे आए किसी उसको इससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी खोल के पढ़ लें, जितनी पेमेंट्स इनको खोल के पढ़ लें, ये इस रजिस्ट्री के बाद की हैं, कुछ इसमें एक इसकी है वो कन्फर्म हो गई हुई तारीख, और इस जगह पे ये नीचे कहते हैं रिपोर्ट आई है 20 लाख रुपए की कि जी ये वाला जो लाइन बाद में ऐड हुई है उसके नीचे जो साइन हुए हैं वो ओरिजिनल है, जो 20 जिसको 2 को जो 20 कहते हैं बनाया गया है, वो 20 लाख बजरिया बैंक जो है वो तारक के अकाउंट में जाना पाया जाता है। और जब एसपी ने इस बुनियाद पर उस FIR को खारिज कर दिया कि तुम जो कहते हो ये फॉर्जरी हुई है, ये वाली पेमेंट तो बैंक के जरिए कंफर्म हो गई है, तो इन्होंने उसको करवाया नहीं, उसको कहा प्रोसिक्यूशन ने कहा जिसको ओवरलुक कर दिया जाए। क्या मसला है सर आपके पास लेके आए हैं उस वक्त ये उसमें था क्या डायरेक्ट नहीं भेजूंगा, कोई सैंपल होने हैं हम इसने प्रिजर्व कर दिया पुलिस वाला डायरेक्ट के जाकर उसके लिए इन्हें पास कर दिया सर बाद में पुलिस वाला लेके करेंगे, वो बात नहीं रहती मेडिकल का ऑफिस रिश्वत हमें वो नहीं देंगे, तो कहेंगे पुलिस को लेके हमने आपको दोबारा एप्लीकेशन दे दी है, आप ऐसे तो डायरेक्शन दे दिया स्टूडेंट चाइल्ड मॉडल स्कूल है नहीं, इस तरह सैंपल उसने रिजर्व कर लिया। जो है ना जो जाति के केस इसमें मैंने ऐसा को डायरेक्शन दे दी है, नहीं करवाएगा तो मुझे बताइएगा मैं करवा दूंगा। प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं आप कहते हैं जनाब जैसे होना नहीं है आज का दिन वेस्ट होगा, मेडिकल में तो बाद में डायरेक्शन दिया कि हमारे तो एक्शन चुना है, हमें तो मिलना भी नहीं वहाँ से। अगर बात सुनो जनाब के पास हम क्यों आए, मजबूरन हम लोग आते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कौन जीपी कौन है आप ये बस ठीक है, देना तो नैपुर का कोई मेडिकल करवा ये देगा ना, बहुत शुक्रिया जी।
अच्छा सर, इसके बाद सर दैट द पावर ऑफ अटर्नी एग्जिबिट D9 एंड रेवोकेशन डीड एग्जिबिट D10 वर कंसील्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। और ये दोनों जो है इन दोनों को यानी जो कॉल किया गया और ये जो इसको जब केस रजिस्टर्ड कराया गया उसके अंदर नहीं लिखा हुआ एग्जिबिट PH के अंदर कि भी मैंने दे के इख्तियार वापस लिया हुआ है, और रजिस्टर्ड हैं दोनों। और ये भी जिस वक्त जनाब के सामने कोर्ट में अदालत में स्टेटमेंट हुई है तब भी ये खातून ये जो है इन दोनों फैक्ट्स को सप्रेस कर रही थी। उसके बाद एग्जिबिट PG फर्स्ट एप्लीकेशन PG है सर PH है जो डज नॉट बियर द नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ हलीम फैब्रिक्स नॉट इवन दे हैव बीन एसोसिएटेड एज विटनेस इन दिस केस। ये भी एक फैक्ट है कि उन लोगों के नाम उसकी पहली दरखास्त में भी नहीं है। दैट एग्जिबिट PG इज नॉट फ्रॉम द हलीम फैब्रिक्स, ये जनाब के सामने पहले बात होगी। कंप्लेनेंट इज नॉट विटनेस इन एग्जिबिट P1 एंड एग्जिबिट D26, उन दोनों में ये गवाह नहीं है। दैट नो परमिशन हैड बीन सॉट फ्रॉम सिविल कोर्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस एंड प्रोसिक्यूशन डेलिबरेटली फेल्ड टू इन्फॉर्म आफ्टरवर्ड रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ दिस केस, कि सिविल कोर्ट को किसी तरह से भी आज के दिन तक ये फैक्ट है कि इंटीमेटेड नहीं है कि ये उस केस में मुकदमेबाजी से बात रखने के लिए ये लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। दैट द प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जिबिट PG इज डाउटफुल इन दिस केस, कि जो पहली दरखास्त दी गई है वो कहाँ दी गई है ये डाउटफुल है। ये क्रिमिनल लॉ को सेट इनटू मोशन लाने के लिए खातून जब शहादत देती है तो वो कहती है कि मैंने IG को दरखास्त दी है, बहुत चीज़ पर हंसी अड़ी रहती है कि जी इधर दी है, और वो जो आखिरी गवाह आया इस मुकदमे में वो कहता है मुझे काछे मोड़ पर यह दरखास्त मिली है। तो एज सच जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो भी इसके अंदर डाउटफुल है। उसके बाद सर दैट द फर्स्ट PFS रिपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ सिग्नेचर्स एंड थंब इंप्रेशंस वर आइडेंटिकल एंड अदर वर नॉट रीडेबल। ये उसके बाद दैट एड्रेसेस एंड पेरेंटेज ऑफ अक्यूज्ड पर्संस वर कंसील्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, कि मुलजमान की वल्दियतें और उनके एड्रेसेस छुपाए गए। जबकि इस मुकदमे के अंदर जो दो गवाह थे, एक राजा बकार है जो अजीजुर्रहमान का ब्रदर रहा है और एक FM खालिद है जो इसका बहन हुई है। ये दोनों बंदे इस FIR में नामजद किए गए, उनकी पेरेंटेज छुपाई गई, उनका एड्रेस छुपाया गया। और लेटर आन जितने दावे इस खातून ने किए उसके दाखिल अंदर FM इफ्तिखार नामी जो FM खालिद नामी जो करैक्टर है उसका एड्रेस अपने घर का ही लिखती रही है, 664 भी लिखती रही है इसके अंदर। और इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी इसके सामने आई, वो अब जब हम उसका क्रॉस एग्जामिन पढ़ेंगे तो वो सामने आएगी कि उसी की बेटी जो FM खालिद की है ये इसके साथ रह रही है। उसको रिकवर करने के लिए इसने हाईकोर्ट में 2013-14 में उसको मैंने टेंडर करवाया और वहाँ इसको 10,000 जुर्माना हुआ। ये कहती है मैं उसको जानती नहीं, वो कहाँ पर है, वो उसके घर के अपने इसी के अपने घर में उसको शो कर रही है कि उसकी बेटी और ये लोग मेरे साथ रह रहे हैं। तो प्रोसिक्यूशन का ये चेहरा वो मैं D लगा हुआ सर, वो मैं 2013 या 14 का ये सर ये सर एग्जिबिट D18 है सर, साथ नहीं आज नहीं मैं ना भेज दे तो बाद में फैसला कर लेंगे, बड़ी भी कर देंगे। सर अब से डायरेक्शन दे दी है इसको काम करने के लिए जितने मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम ये सारे के सारे हमारे इस तरह के पेपर हैं वो डीडीएल पेपर जाएंगे ऑनलाइन चले जाएंगे। हाथ से हमने लिखे अभी उन्होंने कह दिया सब कुछ लिया है, ट्रेनिंग फेज में हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ठीक है कि ये सारे ऑनलाइन और ये सारे क्योंकि वो एक ऐसा केस चला गया हाईकोर्ट में पढ़ ही नहीं गया, वो तो हम हर बैटर कापी और हमें पता नहीं चलता जो लिखा होता है। सर एग्जिबिट D18 है वो और 27/9/2013 का ये जो आपने अपने डेट लिखने के लिए पूछी थी वो कब खत्म हुआ, वो तो बंदा वहाँ किसी ने 27/9/2013 का आर्डर जब जुर्माना और एग्जिबिट D18 के तौर पर ये डॉक्यूमेंट जो है रिट थी क्रिमिनल मशीनिस्ट नंबर 1888-H। हाँ जी। अब सर ये इनके जो एड्रेसेस हैं इनको छुपाया गया। फिर सर मेरी हद तक ये था मुजफ्फर की हद तक कि मैं FIR में मैं सर नामजद नहीं हूँ, इसके अंदर किसी की तरह ये एडमिटेड करते हो। एग्जिबिट PG डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी वाज नॉट गिवन, कि कोई प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन पहली दरखास्त में नहीं है कि ये कौन सी बात हो रही है, सारी एग्जैजरेशन है कि ये वाला मेन डाल दिया, ये वाला ये कर दिया, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। आई एम नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ एग्जिबिट P1 एंड एग्जिबिट D26 ऑन 25/9/14 कंप्लेनेंट वाज प्रेजेंट इन सिविल सूट रिगार्डिंग एग्जिबिट P1। वो आपने डेट पूछी थी ये कब हाजिर हुई है, ये 25/9/14 को जो है ये हाजिर थी सिविल सूट के अंदर, बट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस सिविल सूट वाज कंसील्ड बाय प्रोसिक्यूशन। ये 25/9/14 है, ये टेंडर हुआ डॉक्यूमेंट है ये सर उसके बाद हुई है डेट 31/10/14 सर 31/10/14 FIR की डेट 31/10/14 है और ये पेश 25/9/14 को हुई है।
हाँ इसी सिविल सूट के अंदर या अदर थी खुद दैट द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट अगेंस्ट मी वाज फाउंड रॉन्ग इन केस FIR एग्जिबिट D14। वो जो मेरा एक D14 का था, इसने एक इल्ज़ाम लगाया, अगर D14 को उधर पढ़ लें, यही खातून की जो ये क्रेडिबिलिटी तो इम्पीचमेंट की स्टोरी सुनाते हैं। इसने कहा कि जी एक जाली फ़र्द तैयार की, मेरे साथ मुजफ्फर के साथ अटैच कर दी कि जी इसने बनाई है, और मेरे पर एक झूठी FIR दर्ज करा दी जो D14 है। जब तो पुलिस ने तफ्तीश की तो एग्जिबिट D15 में ये कोर्ट के ऑर्डर से ये मनसूख हुई, और उसके बाद सर इसके खिलाफ एग्जिबिट D5 जो है वो रजिस्टर्ड हुआ, और वो पेंडिंग है, उसकी नेक्स्ट डेट जनाब की अदालत में वो पेंडिंग है, 7 चल रहा है। यानी ये जो कहना है मैं खातून हूँ, मैं बड़ा लड़ रही हूँ, ये तो इस तरह की खतरनाक खातून है कि इसने अदालतों के अंदर जो जाली फर्दें तैयार करके पेश कर दी हैं, और ये इसका तरीका वारदात है। ये कहना है कि जी जनाब ये जाली रेवेन्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना और लोगों को अलर्ज करना। जो सबसे बड़ी बात बायस केस अगेंस्ट मी है, तो वो यही सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि मेरे खिलाफ इसलिए केस है कि जी मेरे और इसके दरमियान क्रिमिनल लिटिगेशन भी पेंडिंग है, और मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराने की कोशिश की है। मैंने इसके अंदर सिविल दावा फाइल किया कि ये जो हलीम फैब्रिक्स है, इस मेरे मखसूस नंबरों के अंदर से किसी को कब्जा देना चाह रही है। उसके लिए मैं पार्टीशन में चला गया कि भाई जनाब ये मेरी ज़मीन को इसको किस तरह से क्यों जो बगैर पार्टीशन के किस तरह ये किसी मखसूस नंबर से कब्जा दे सकते हैं, और वो उसके अंदर अब मैं क्यों फ्रॉड कहता हूँ इसको। मैंने इसको कहा है कि ये फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि ए के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, बी के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, एक को रजिस्ट्री कर दी, दूसरे को केस में लगा दिया, और ज़मीन मेरी देना चाह रहे हैं। मैं लतीफ़ मुजफ्फर किसी भी तरह इन सारों से इनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना प्रोसिक्यूशन का केस है कि मेरी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी है, ना तारक संधू के साथ, ना मेरा उन चौहानों के साथ कोई मामला है, ना रिश्तेदारी है। वो ग्रैंड एवेन्यू के मालकान है, ये गाँव के जद्दी रहायशी हैं, और मैं जीवन आना फैसल टाउन का रहायशी हूँ। मैं एक तीसरी जगह का मालिक हूँ। अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ गया कि मेरी 10 मरले जनाब इस मुश्तरका खाते में से आती है, और इसके अंदर से आप मेरी जगह से कब्जा ना दें। अब सर फिजिकल जो सिचुएशन है, वहाँ पर एक गंदा नाला वहाँ से गुजर रहा है इस प्रॉपर्टी के पास से, और उसमें 1974 में वो जगह एक्वायर हो गई हुई है। वो अगर रिपोर्ट अगर खोलेंगे तो मैं भी पढ़ दूंगा। अब ये जो हलीम फैब्रिक्स थी, जो FM इफ्तिखार चलाते थे, जो कि लीगल एंटिटी थी, इन्होंने 25 कनाल लैंड 5 इंतकालों के जरिए ली। उसके अंदर जो एक स्पेसिफिक इंतकाल की जो डिस्क्रिप्शन है, वो 7 कनाल 4 मरले में आगे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, और इस 7 कनाल 4 मरले के अंदर जो ज़मीन आती है वो नाले के अंदर ऑलरेडी एक्वायर्ड हो चुकी है। यानी ये फ्रॉड है। अब मुझे कहते हैं कि मैं फ्रॉड कहाँ पे हुआ है भाई? जो आप बेचने जा रहे हो सारे, जो एसएन को बेचो, तारक को बेचो, ये तो मैं खोल के रिपोर्ट पढ़ दूंगा, मैं हिस्ट्री दिखा दूंगा कि भी वो रिपोर्ट वो उसके ऊपर अमल दरामद 2016 में हुआ, आके 74 का अवार्ड जारी हुआ है, और AC साहब ने 2016 में उसके ऊपर अमल दरामद किया। वो एग्जैक्ट वही खसरे वो जो है वो नाले में आते हैं। अब ये फ्रॉड नहीं तो और क्या कर रही है हलीम फैब्रिक्स के भी? वो लोगों के साथ उनको रजिस्ट्री करके उनको लॉलीपॉप दिया हुआ कि तुम्हारे नाम रजिस्ट्री होगी है, हम आगे फिर उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और वो पीछे से ही गलत है। यानी जब वो ले रहे हैं वो सिरे से उसके पीछे है ही कुछ नहीं। अब सर द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट अगेंस्ट मी वाज फाउंड रॉन्ग इन के, वो वाली बात सर आगे दो उसके बाद मैं सिग्नेचर अपॉन एग्जिबिट P1 वाज नेवर बीन सेंट फॉर फोरेंसिक एनालिसिस, यानी गुआमान के सिग्नेचर को कभी भी एनालिसिस नहीं कराया गया। कंप्लेनेंट इज हैप्चुअल क्रिमिनल एंड अकॉर्डिंग टू एग्जिबिट D6 शी लॉस्ट हर फिंगर इन 1985 ड्यूरिंग द मर्डर ऑफ एन एडवोकेट रफीक बाजवा एंड द मेजर शेयर होल्डर ऑफ हलीम फैब्रिक्स अजीज कालिया इज प्रोक्लेम ऑफेंडर इन दैट केस एंड लिविंग अब्रॉड व्हाइल द कंप्लेनेंट इज फ्रॉम वुमेन इज दिस गैंग। हम कहते हैं कि जो मुद्दइया है ये खुद कहती है कि मेरा भाई जब बाहर से आता है तो 3-3 से लोग फायर करते हैं, वो इश्तिहारी है, और वो 50,000 शेयर का वो मालिक अजीज जो है, वो जो बंदा है उसने खुद अपनी ज़िंदगी में दावा किया अपने बाप के खिलाफ, वो मैंने टेंडर करवाया। वो कहता है कि मेरे वालिद ने इस प्रॉपर्टी को छोड़ के बंडन छोड़ के चला गया, और जो इसने 759 में कहा मेरी चीज़ें चोरी होगी वो कहता मेरी हैं। उसने सारी रसीदें लगाई हुई हैं कि मैंने अमेरिका से बेची है। वो जो दावा मैंने टेंडर करवाया उसके अंदर, यानी अजीज़ुर रहमान जो है वो एक दावा करता है फ़कीर मोहम्मद इफ्तिखार पर अपने बाप पर, वो कहता मुझसे नाराज़ होकर बंडन छोड़ के चला गया और मेरी सारी चीज़ें चोरी हो जाएंगी, जनाब मालिक तो मैं हूँ। अब ये जो बात है कि कोई अजीज़ुर रहमान करैक्टर है, तो प्रोसिक्यूशन की 5 SPO को वो स्टोरी नज़र नहीं आ रही जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ, और कहाँ से ला रहा हूँ? इस खातून ने अपने एडमिटेड रिटन स्टेटमेंट के अंदर ये कहा हुआ है कि ये तो मेरे भाई का है, ये तो फलाना दावा चल रहा है। ये एडमिटेड स्टेटमेंट है इनकी, इनके दावों में आ रही है, मैंने वहाँ से निकलवाई है, मैं को इनके लिए RBI के पास नहीं में गया, इनकी अपनी स्टेटमेंट के अंदर से निकल आया कि कोई दावे चल रहे हैं। और 2007 के अंदर वही जो अजीज़ है उसने अपने भाई के खिलाफ, उसका तारक नाम है उसके भाई का, जो 1-2 से जो FIR मैंने लास्ट में पेश किया, आखिरी जो अजीज़ुर रहमान का जो भाई है, इनका भाई जो है आखिरी शहादत है,
वो जो मैंने सर आखिरी FIR पेश की है ये इसी फैक्ट्री की बाबत जो D28 है अजीज जाहिद इफ्तिखार, यानी ये एडमिटेडली 2007 में भी ये बंदा अजीजुर रहमान कह रहा है कि मैं मालिक हूँ, और ये खुद मानती भी है कि 50,000 शेयर की ये मालिक है और मैं 500 की हूँ, और एक जगह पे वो कहती है मैं मालिक ही नहीं हूँ। यानी ये टेस्टेड कॉपी है। इस चीज़ का ये सबूत है कि अजीजुर रहमान वाज आउट ऑफ द गेम, खातून जो ताहिरा थी ये आउट ऑफ द गेम, सिर्फ वो यहाँ पर जो थे वो वालिद और ये जाहिद इफ्तिखार था। इन्होंने फैक्ट्रियाँ एक दूसरे के साथ टेकअप की और इस दौरान लड़ाई झगड़े किए इन्होंने आपस में। अब सर इन डॉक्यूमेंट्स को भी हम बाद इसके देखते हैं। इसके अंदर ये मैंने एक बात जनाब के सामने हाईलाइट की कि एक रफ़ीक बाजवा साहब एडवोकेट थे, वो एक FIR 1985 की जो है वो मैंने टेंडर करवाई एग्जिबिट D6 के तौर पर। उन्होंने उसको अगवा किया वकील को, और ये जो इसने घर ला कर उसको मर्डर किया, उसके अंदर जो फायरिंग हुई उससे इसकी उंगली लॉस करके ये एडमिटेड इसने कहा जी हाँ ये मेरी उंगली इसी अल्टरकेशन में मेरी जो है वो उंगली पर फायर लगा। यानी ये जो कहना कि मैं खातून हूँ, मैं मीक हूँ, मैं बड़ी हम्बल हूँ, मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, ये ऐसे लोग नहीं हैं। और ना ये फ्रंट वूमेन है, वो तो आ ही नहीं सकता, वो तो इश्तिहारी है, वकील साहब को मार के भागा हुआ यहाँ से, और वो 1988 खुद कहती है 88 से बाहर है। वो दरमियान में मैंने जब इसकी अपनी नैब की दरखास्त है, जिनको ये गलत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नैब में जाकर ये दरखास्त दी थी कि मेरा भाई आया घर के बाहर 300 फायर की हैं, वो मानी है यार, और ये वो भाई फिर वापस भाग गया। अब बंदा कौन है इस सारी कार्रवाई के पीछे वो नज़र नहीं आ रहा, बिहाइंड द जो है वो गन कौन है, और ये खातून आगे कहती मैं मालिक हूँ और कोई चीज़ पेश नहीं करती जिससे पता लगता है कि हलीम फैब्रिक से इसका कोई ताल्लुक है। अब सर इसके बाद एडमिटेडली नो अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय मी, नो मार्जिनल विटनेस ऑफ एग्जिबिट D11 वर प्रोड्यूस्ड बाय द, कोई रजिस्ट्री का कोई गवाह नहीं आया, कौंसल वही अनीसुद्दीन पीरज़ादा साहब को रिकॉर्ड नहीं किया गया, एंड टू impression upon was neither recorded nor produced by prosecution. That admittedly many false private complaints had been filed by complainant including exhibit D19 इसका इस्तग़ासा illegal dispossession का, एग्जिबिट D27 मैंने पेश किया जो इसी FIR की बाबत इसने इस्तग़ासा यहाँ अदालत में पेश किया, और वो बाद में कहा जी टेक्निकल बुनियादों में वापस लेती हूँ, और जब जिरा में पूछा कहती हूँ याद नहीं। यानी वो हमें आके वो कहानियाँ सुनाई गई, क्रेडिबिलिटी इस तरह होती उस तरह होती। भाई आपने दायर किया है, अगर आपको प्रोसिक्यूशन के खिलाफ अगर ये कुछ शिकायत है इनको, तो इन्होंने तो प्राइवेट कंप्लेंट में चले गए थे, वहाँ इन्होंने कहा जी हम इसको वापस लेते हैं टेक्निकल बुनियादों पर। अब ये शिकायतें लगाते हैं कि प्रोसिक्यूशन हमारे साथ शामिल नहीं है और ये जनाब ये गलत कर रहे हैं। तो आपने तो खुद ये अपनी पूरी एग्जॉस्ट की है अपनी जो है वो जो अपना राइट था, और ये मैंने वो डॉक्यूमेंट जो है ये भी छुपाया है इन्होंने एग्जिबिट D27, उसमें जो कहानियाँ सुनाई हैं वो डिफरेंट है बिल्कुल वो, लेकिन इसके साथ मैंने अटैच कर दी कि जनाब अगर मुलाजा करना चाहें तो इसी केस की बाबत एक इस्तग़ासा दायर हुआ, लेकिन इस जनाब को अगर मैं ना दूँ तो प्रोसिक्यूशन ने तो दिया ही नहीं है कि भी हमने को दायर भी किया था और उसके साथ हमने कुछ कहा भी है, और सेम स्टांस के साथ इलीगल डिस्पोजेशन में जनाब सेशन कोर्ट भी चले गए। अब इसके साथ 759 भी चल रहा है। अब ये चाहते क्या है कि एक जो पीस मील है, एक कागज को उठाए कोर्ट, उसको लहराना हम शुरू कर दें, झंडा बना ले उसको और उसके ऊपर फैसला हो जाए। तो जब तक जनाब एज अ होल जनाब के सामने सारी सिचुएशन नहीं आएगी तो किस तरह से जस्ट डिसीजन ऑफ केस पर पहुंचा जा सकता है। तो जनाब मेरी गुजारिश है कि उसके बाद इंडिपेंडेंट रिगार्डिंग द कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं आया रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन हैज कम फॉरवर्ड टू टेस्टिफाई फॉर कंप्लेनेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। कोई गवाह नहीं आया स्वाइस बीबी का खुद जो उसने स्टोरी सुनाई है, कोई और बंदा बाहर से नहीं आया एज वेल एज बिफोर द। अब सब कोई प्राइवेट बंदा नहीं आया। The documents tendered by the prosecution in evidence before the court are photocopies, which are inadmissible in the eyes of law. जो ये कापियाँ देते रहे फोटोकापियाँ मैं सारी अलग अलग दिखाऊंगा कौन कौन सी कापी है कौन कौन सी असल है, अभी उस पर हम जाते हैं वो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं। Which are in a certain manner is doubtful. Actually all the stories cooked up in police station and wrongly being presented before the court with the actual connivance of complainant. That the delay between alleged time of occurrence and report of occurrence which has never been explained by prosecution. There is no material evidence on record against B and the complainant and his witnesses would contradict his stance before the court, which also transpires the truth. Even एक गवाह ने आके ये भी कह दिया कि मैं नहीं बता सकता मेरा सच्चा कौन है। एक गवाह ने ये भी स्टेटमेंट दी। मैं आता हूँ सब सारी एविडेंस बारी पढ़नी है ना पहले तो सर प्रीएम्बल पढ़ गया सर अच्छा ये बड़ी सबसे अहम बात है इसमें सेफ कस्टडी ये शहादत नहीं पढ़ना है, शहादत पढ़ो विरासत का सर आगे तो बात फिर हम आगे सर द सेफ कस्टडी ऑफ एग्जिबिट P1 इज डाउटफुल। यानी ये जो एक सबसे अहम बात है कि ये जो P1 है, ये जो कहते हैं ना कि ये दस्तावेज किसी अदालत से मिला, इसको लेके अकबर ASI चला थाने में पहुंचा, उसके बाद सही मोहम्मद ने इसको लिया और सही मोहम्मद के बाद ये दरमियान में 1.5 साल कहाँ रहा है,
ये एक खामोश रहा, यानी ये जो माल मुकदमा या कोई डॉक्यूमेंट्स को ये फसल भिजवाने से पहले मेरा ये प्रश्न आपको मैंने पहले दिन भी सब किया जी जी कि ये जो सील करने की कोई रूल है पुलिस में सर, मैं वो आपको दूंगा, मैं वो दूंगा, लेकिन अभी हम पीछे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कोर्ट ने अगर कहा है, किसी भी, पहले तो वो खुद मानते हैं कि जो बेल हम अलर्ज करते हैं कि जिसमें ये पेश हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड आपके सामने नहीं एडमिटेडली, यानी वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये वो जो उस दिन क्या हुआ। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि कोर्ट ने साइन कर दिए होंगे तो वो ना पता नहीं क्या हो गया, कोर्ट ने पता नहीं किस हिसाब से साइन किए हैं। यहाँ पर हम जाते नहीं सर छात्र देने के लिए, अगर किसी शख्स को, अगर इन्हें पता हमारे पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है कोई भी और वो जल गया हुआ है, तो कोर्ट कोई भी कहीं भी शहादत देने के लिए आ सकती है, और बड़ी बड़ी दूर से लोग शहादत देने के लिए आते हैं। वो डॉक्यूमेंट, वो ये ग्रे एरिया है इस FIR का कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये किस तरह कब दिया गया। मौके पे वो कहती आग नहीं जलाई, मैंने इसे पूछा सील हुआ था कि नहीं हुआ था, मैंने उससे इस तरह से सवाल किया, उसने कहा आग नहीं जलाई। अब वो जो बंदा अकबर है उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसके लिए अलग से जजमेंट्स मौजूद हैं कि ऐसे बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जिसका 161 को बयान हो। अब वो साईं मोहम्मद कहता है मैंने कब्जे में लिया है, उस फर्द मकबूलगी पर साईं उसके कोई साइन नहीं है अकबर अली SI के। अब उसके बाद सर जब तफ्तीश 2015 में उससे चली जाती है, वो खुद कहता है मैंने इसके बाद इस मुकदमे में शामिल ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1.5 साल या 2 साल गुजरते हैं, एक नया तफ्तीशी आता है, वो उसको कॉल करता है, ये वहाँ जाता है, अपने 161 का बयान लिखाता है, उसे कहता है वो शाम लेके आओ, तुमने रखा हुआ पास अपने। अब वो सेफ कस्टडी ऑफ जो है ये जो है वो सेफ कस्टडी जो इसकी जो है ना माल मुकदमे की, ये डाउटफुल है। यानी लेबॉर्ट्रियों में भेजने से पहले ये कागज़ एक ऐसा बंदा जो तफ्तीशी नहीं है, वो उसने ये भी नहीं बताया, मैंने उसे सवाल किया कि तुमने से पूछा नहीं कि तुम जब तफ्तीशी नहीं थे तो तुम जाके वहाँ से क्यों PF इसको लेके पास रखा है? उसने कहा जी मैंने नहीं पूछा। अब सर ये जितने भी CNSA के केसेस हैं वो सिर्फ इस ग्राउंड पर उड़ जाते हैं कि 1 दिन या 2 दिन वो एक्सप्लेन नहीं करते प्रोसिक्यूशन कि ये माल मुकदमा सेफ हैंड्स में रहा है, तो वो फौरी तौर पर चाहे लाखों मन जो है वो चस्प पकड़ी जाए, सिर्फ सेफ कस्टडी पर मैंने FIR वो जजमेंट दी है कि सेफ कस्टडी जो है वो डाउटफुल है इस डॉक्यूमेंट की। ये 1.5 साल एक ऐसा बंदा लेके बैठा रहा उसको जो कि उसका तफ्तीशी भी नहीं था और उससे वो रेलिवेंट भी नहीं था, और वो नज़ीर अहमद आता है उसका 161 का बयान लिखता है, वो कहता है ये शामिल हुआ, वो कहता है मैं गया नहीं। तो ये प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है वो अभी मैं बस आखिरी 2 इसमें पॉइंट्स रह गए सर। द मिसिंग रिकवरी मेमो ऑफ एग्रीमेंट D26 इज आल्सो क्रिएट डाउट, यानी जो मैंने डॉक्यूमेंट पेश किया है ये रिकॉर्ड में मौजूद रहा है, SP लेवल के लोग कहते रहे कि जी ये पड़ा हुआ है, और इवन तो ये जब हम पढ़ेंगे इसकी इसी को जो इस डॉक्यूमेंट को टेकअप करने के लिए हमें 3 शहादतें पढ़नी पड़ेंगी इसकी, वो मैंने अलग से आइडेंटिफाई किया हुआ था। इसको पढ़ना कैसे, क्योंकि आपके पास मार्किंग और तरह से हुई है सर, मैंने इसकी तरह सर इधर से 7 सर साईं मोहम्मद अकरम रिकॉर्ड चेक कर देखिए नामजद की में ठीक है इधर क्या आया 236 बड़ा बीच में नामजद है। हां कितनी उम्र की मुलजम 22-23 साल का सर। की बरामद करनी है बैटरियां ने सर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ पैसे बकाए ने सर जी 1800 रुपया सर। ਕਿੰਨਾ 1800 रुपये 2 दिन ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। इसमें सर डॉक्टर साहब का बयान हो गया और वो कह रहे हैं एक कुआ है उसको उन्होंने क्रॉस करना। 1122 का सर एक रह गया, चलिए प्रोसिक्यूशन से पूछता हूँ उसका बयान हो चुका पहले उसका बयान हो बयान हो चुका है। PW चलिए बाद में पता कर डेट तो उसका कोई सरकार मैंने हाई कोर्ट उधर जाना है, वापस फिर इधर आना नहीं, कोई डेट करते जो करने बाद में ऑर्डर करते हैं। और इधर में खोल दे इधर देंगे ओपन कर रफाकत सर कोई नाम इक्कीस एक के लिए सर अगले महीने 21 एक दूर से आना होता है, खत्म करें जो खत्म हो गया। दोनों के देना दोनों उधर खत्म हो जाए फिर। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, डॉक्टर तो लास्ट टाइम भी आ गए थे लेकिन ये मुलजम घबरा गए थे कि हम नहीं वो तो हो गई है, जरा कर दिया। पहले भी आया डॉक्टर को
टीचर के लिए। मैं सर इसमें थोड़ा सा ये अर्ज कर दूँ, जो प्रोसिक्यूशन ने जो डॉक्यूमेंट्स सब दिए हैं, मैंने डेट्स निकाली हैं, अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं उसमें दे दूँ, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस कुछ और है। डॉक्यूमेंट्स सर जो है ना वाक़याती तरतीब में जो चीज़ें सामने आई हैं सर, उसकी एक तरतीब है एग्जिबिट पी जी पी एच पी सी एग्जिबिट पी और ये डेट वाइज है, यानी वो डेट वाइज ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास तो पी ए बी सी डी है, लेकिन ये अपनी वाक़याती तरतीब में एक सीक्वेंस मेरे पास मौजूद है, जनाब को चाहिए होगा उसकी कापी दे देंगे उसके अंदर कि ये कैसे कैसे ये पेश हुए। अब पहली दरख्वास्त जो है, अगर हम उसके ऊपर आते हैं, उसको पढ़ लिया हुआ कि जिसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, अच्छा सर हम जो पहली दरख्वास्त को पढ़ेंगे, इसके अंदर PW6 और PW7 वो सारी बातें सर आएंगी। PW6, 7 और 18 जो है, 6 को मैं आखिर में पढ़ता हूँ मुदैया को, जो वो रहती है। PW7 को और 18 को सर हम पढ़ते हैं। 7 को, 7 क्या कहता है? साईं मोहम्मद। अब सर साईं मोहम्मद जो है, ये वो बंदा था जो पहला तफ्तीशी है इसका। वो कहता है कि मैं 31/10/14 को मैं थाने का ना, ये PW7 है सर। सर PW7 ये कहता है 31/10/14 को मैं थाना काना लाहौर तैनात था कि मुकदमा अदा की तफ्तीश मेरे मार्फ हुई। मैंने हालात मुकदमा दर्ज जिन्नी किए, मुलजमान की तलाश की गई। मौका 7/11/14 मुलजमान की बुरी जमानत की रोककर वसूल हुई। 10/11/14 को काबिल दस्तंदाजी जराइम की तफ्तीश की इजाज़त ली। मौका 25/11/14 को रिकॉर्ड मुकदमा बगैर जमानत मुलजमान अकबर अली एसआई ने पेश किया, तो उसने वापसी पर मुझे स्टाम्प पेपर नंबर 154 एग्जिबिट P1 मेरे हवाले किया, जिसको मैंने बदरिया फर्ज एग्जिबिट PH कब्जे में लिया और गवाहान के बयान जेर दफ़ा 161 जवाब पे कलमबंद किए। ये सर 2 दफ़ा इसको कब्जे में लिया गया, इसकी 2 फटमत कूद के आएंगी। उसके बाद सर 20/12/2014 को मुलजमान बर्जमान शामिल बिल मुशाफा गुफ्तगू के लिए बुलवाया गया, तो मुस्तगीसा ने कहा कि हमारी पहली तफ्तीश DSP गुलबर्ग के पास है, हम ये तफ्तीश भी तब्दील करवा कर वहाँ ले जाएंगे। ये जो मेरा मौक़िफ़ है कि ये इसको कराया ही इसलिए दर्ज किया इस मुकदमे को कि ताकि इसको उसकी तफ्तीश को फ्रेंड किया जा सके। ये खुद उसको जो है प्रोसिक्यूशन का विटनेस जो है, वो पहला बंदा जो FIR के बाद इसने प्रोसेस करना था इसके अंदर, तो वो ये फरमा रहा है कि जी ये मजवा। अब उसको जो क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द पुलिस फाइल, I have already refreshed my memory. I did not make further investigation except to my deposition in court. After 6/2/15 I did not participate in the investigation proceeding of this case. यानी ये मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया, इसने कहा जी इसके बाद मैं नहीं गया। बाकी सारियों की सब की कहानियाँ जो हैं इसके अंदर, वो ये है कि ये बंदा आया, इसको हमने फ़ोन किया, ये स्टाम्प लाया, कहता मैं तो गया ही नहीं। I go through the complaint exhibit PG. Accused Latif Muzaffar is not nominated as per complaint exhibit PG. I did not make any proceedings against accused Latif Muzaffar during my investigation. My application to seek permission to investigate the matter in offence 468471 did not carry the offence 467 PPC. It is correct that I did not prepare the rough side plan of place of occurrence. जो मैं कहता हूँ बार बार कि इसका कोई बना ही नहीं है, वो कहता मैंने बनाया नहीं है। I was the first investigation officer of this case. I did not regard the statement Usman son of Azam Akbar, ये भी admitted हो गया। Application exhibit PG did not carry the words that stamp paper 154 was produced in the presence of Usman Azam Akbar। ये जनाब ने मुझे सवाल किया कि भी तुम उसके सामने आया था, पहला सवाल जो 342 का, ये कहता जी वो इसमें है ही नहीं है। Later on the witness stated that the stamp paper was produced in the presence of Usman। कहते बाद में उसने कहा था as per exhibit PG I did not collect any evidence as to alleged forged stamp paper 154 even after getting permission to investigate the matter। कहते मैंने कोई शायद इकट्ठी नहीं की। I did not remember the duration of my investigation. I did not record the statement of investigation officer of case FIR number 759/2000। अब मैंने इसको कहा कि तुम पहले तफ्तीशी हो, तुम चाहते तो जिस तरह तुम्हें बुला बुला के वो रिकॉर्ड जो है वो सारा उसको इकट्ठा समअप कर रहे हैं, तो तुम्हारा काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कहता जी मैंने पीछे से कुछ भी साथ नहीं लगाया, हालांकि फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस कंप्लेंट
कि भाई ये उसकी कंटिन्यूशन है, तो चलो और कुछ नहीं तो उसका रिकॉर्ड साल लगा दो। तो इसने कुछ नहीं किया। एज आई वाज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, इट इज करेक्ट दैट आई वाज नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ, कहता मैं उस मुकदमे का नहीं हूँ व्हेन द इन्वेस्टिगेशन, कहता जिस वक्त ये दर्ज हुई मैं नहीं था। लेटर ऑन वो इसका भी रहा, पहले इसका भी रहा है ये इस मुकदमे, कहता जब ये दर्ज हुआ मैं नहीं था। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस FIR नंबर 75914 वाज चेंज फ्रॉम मी ऑन द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड। ये कहता मेरे से ये चली गई थी। I remained the investigation officer of this case for 3 months. I did not append any record of case FIR number 759/14 with this case. During my investigation, application exhibit PG carried the alleged false stamp paper was allegedly executed by Fakir Muhammad Iftikhar. Officer, it is correct that the relationship of complainant and the executant of alleged stamp paper 154 has not been taken down in application exhibit PG. वो कहता मैंने कहा ये बाप बेटी हैं, उसने कहा इसमें नहीं लिखा हुआ, बट इट केम इनटू माय नॉलेज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दैट ही वाज द फादर ऑफ अ कंप्लेनेंट। ये उसको एग्जैजरेट कर रहा है, लेकिन वो कहता FIR में ये कहीं भी नहीं इसने लिखवाया कि मैं उसकी बेटी हूँ। इट इज़ करेक्ट दैट नो बडी ज्वाइंट द इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट ड्यूरिंग माई इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्होंने दर्ज ही ये किया करवाया इसलिए कि इसको उधर ले जाना है। इट इज़ इनकरेक्ट दैट दिस FIR इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड। It is incorrect that after registration of case, the investigation of this case entrusted to me with malafide intention. It is correct that investigation of 759/14 was transferred to me on the application of complainant. यानी मुद्दइया खुद ये इससे ले गई थी। It is correct that transfer application of complainant was not made the part of this file. वो कहता ट्रांसफर जो मैंने मेरे से गई इसके रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। It is correct that I did not collect accounts details. मैंने अभी से सारे पूछे सवाल के अकाउंट डिटेल ली, जाके कहता नहीं लिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं लिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं लिया, शेयर डिटेल्स नहीं लिए, नेम ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं लिए, नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ हलीम फैब्रिक्स फ्रॉम द कंसर्न क्वार्टर। मैंने कहा ये नहीं दे रहे थे, तुम कंसर्न क्वार्टर से ले लो जहाँ पे रजिस्टर्ड होती। कहता मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने जाके कोर्ट से परमिशन ली है। It is not in my knowledge that complainant disclosed to me that she had already revoked the power of attorney in favor of her father. यानी ये भी इसने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है। दो मुकदमों की तफ्तीशी है जो 9-10 है, वो कहता मेरे इल्म में नहीं है। I did not collect any document as to ownership of Fakir Muhammad Iftikhar regarding Halim Fabrics. वो कहता मैंने कोई मलकियत भी चेक नहीं की किसी जगह से। I did not make any civil suit the part of the investigation. कहता मैंने कोई civil suit को भी पार्ट नहीं बनाया। It is not in my knowledge that any suit is pending adjudication regarding exhibit P1. Even जो तफ्तीशी अफसर है वो कहता मुझे ये भी नहीं पता कि कोई सूट इसका पेंडिंग है या नहीं है। ये उस दिन की बातें हैं 2015 की, यानी किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। I did not verify the transaction from bank cash to exhibit P1 stamp paper. कहता मैं बैंक में भी नहीं गया। It is correct that recovery memo exhibit PH did not carry the signature of Muhammad Akbar ASI who produced document to me. ये भी एडमिटेड बात है कि वो जो फर्ज मकबूजगी पे नहीं है। इट इज करेक्ट दैट आई डिड नॉट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ मोहम्मद अकबर ASI अंडर सेक्शन 161 CRPC। ये भी एडमिटेड बात है। द स्टैम्प पेपर एग्जिबिट P1 वाज नॉट सील्ड व्हेन आई रिसीव्ड। यानी ये भी जनाब जहाँ पर आ रहे हैं, यानी फैक्ट्स की बात है कि जब आया तो खुला, यानी ये वहाँ से जब चल के कहते हैं प्रोसिक्यूशन ने जब सेशन में आया तो उसको किसी ने सील नहीं किया ना बंद किया था इसको। आई डिड नॉट सील द स्टैम्प पेपर इवन एनवेलप्ड इट, कि मैंने उसको कहीं भी नहीं कहता, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया कुछ। It is correct that the stamp paper was not produced me by any accused person. यानी कि जो डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि जी ये ऐसे आया, इसके ऊपर सजा दे दो, तो वो किसी मुलजम ने नहीं दिया इसको। ला के देने वाला जो बंदा है वो डाउटफुल है, अकबर ASI। It is correct that I recorded the statements of मोहम्मद अनवर and मोहम्मद इमरान कांस्टेबल। अब ये सर मोहम्मद अनवर या इमरान में से एक बंदा आया था तो वो कहता था ये दो नहीं थे, ये स्टाम 173 भी साथ था। उसके बयान में ये बात आई हुई है, यानी इन दोनों में से जो एक रिकवरी विटनेस है वो ये कहता है कि ये स्टाम्प पेपर 173 भी साथ था जो अकबर लेके आया, यानी वो उसकी शहादत में ही आएगा। इट इज़ करेक्ट दैट द स्टेटमेंट कहता है इट इज़ करेक्ट दैट द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC मोहम्मद इमरान कांस्टेबल डिपिक्टेड दैट 2 स्टैम्प पेपर्स ऑफ एग्रीमेंट टू सेल वाज हैंडेड ओवर बाय Muhammad Akbar ASI. It is correct that statement of Muhammad Anwar depicted that 2 stamp papers of original agreement to sell was handed over to me by Muhammad Akbar ASI. अब सर यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि ये दोनों स्टाम्प कहीं इकट्ठे आए थे वहाँ से। अब वो इकट्ठा जैसे बंडल बना के देते हैं, और तो इन्होंने एक फर्ज मकबूल की बना ली, एक को छुपा लिया कि उसको दिखाते हैं तो केस कहाँ पे ले जाएंगे, और उसको कहीं भेजेंगे प्रोसिक्यूशन में। अब सर इट इज करेक्ट दैट आई टुक इनटू पोजेशन एग्रीमेंट टू सेल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेज। मैंने कहा 2 ही लिए, कहता जी मैंने तो यही लिया ऊपर वाला। आई डिड नॉट टेक इनटू पोजेशन द स्टैम्प पेपर 1673 डेटेड 30/12/2010। I did not investigate Muhammad Akbar from whom he took the stamp paper.
वो कहता है ये मैंने तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया कि ये गाय कहाँ से। ये तो सारी ओरल कहानी है ना कि जो उसके सामने दिए उसके दिए, ये किसकी स्टैम्प थी, जज साहब थे नहीं थे, ये तो वो कहता है मैंने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन करने को, तो उसको बाद में कैसे से करेक्ट करते हैं। इट इज करेक्ट दैट द स्टैम्प पेपर 154 एग्जिट P1 रिमेन्ड विद मी इवन आफ्टर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिंस 6/2/2015। वो कहता है कि ये मेरे पास रहा, चेंज होने के बाद भी मेरे पास रहा। ये कौन होता है? और असल फाइल के अंदर से चीज़ें उतार के अपने पास रख ले, जो मेन डॉक्यूमेंट है। द स्टैम्प पेपर रिमेन्ड विद मी फॉर 7-8 डेज आफ्टर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन डेटेड 6/2/15। ये 7-8 दिन कहता है, जबकि बाद वाली तफ्तीश सारी बाद वाली एविडेंस बताएगी कि ये 1.5 साल उसके पास रहा है। आफ्टर द 6-7 डेज चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन द स्टैम्प पेपर 154 डिड नॉट रिमेन इन माई पोजीशन। फिर वो कहता है मेरे पास नहीं रहा तफ्तीश बदलने के बाद 6-7 दिन के बाद। अब यहाँ वो 6-7 दिन में जब आगे आएगी बात तो फिर से आपको देख लेंगे। इट इज इनकरेक्ट दैट आई मेड डेपोजिशन इन कन्नाइवेंस विद कंप्लेनेंट। इट इज इनकरेक्ट दैट स्टैम्प पेपर 154 रिमेन्ड विद मी 12/3/2016। मैंने उसको स्पेसिफिकली पूछा कि 12/3/16 तक, क्योंकि इस दिन इसका बयान दोबारा हुआ था और इसने लाके दिया। कहता मैंने नहीं दिया। अब उसको नज़ीर अहमद को नेगेट कर रहा है यहाँ पे आके 12/3/16 की ये